नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरा देश राममय हो रहा है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं, यहां भी उसने बहस की गुंजाइश ढूंढ ही ली है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। शंकराचार्य और दूसरे संत नाराज हैं और इस नाराजगी को ढाल बनाया है कांग्रेस ने। तो आखिर क्या है ये पूरी सियासत, आइए इस रिपोर्ट के द्वारा समझते हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना है। शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों को ढाल बनाकर कांग्रेस ने राम मंदिर पर नए सिरे से सियासत शुरू कर दी है। शंकराचार्य न केवल बयान दे रहे हैं, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। साथ ही ट्वीट कर निशाना भी साध रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने ट्वीट कर राम मंदिर को दिव्यांग मंदिर कहा तो दिग्विजय सिंह ने इसे तत्काल रीट्वीट कर दिया और इसके साथ ही एक नई बहस को जन्म दे दिया। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार सेल्फ गोल कर रही है और इस बार भी दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा ही किया। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके। एक दिन पहले जब रीवा पहुंचे तो वहां भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया और कहा कि बीजेपी का मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। पहले बयान, फिर विवादित ट्वीट रीट्वीट। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और बीजेपी ने भी चौतरफा हमला शुरू कर दिया। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने निशाना साधा तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सीएम पद छोड़ते ही दिग्विजय सिंह नेगेटिव हो गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कांग्रेसियों को रावण का वंशज तक बता दिया। पूरा देश राममय है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह जैसे कुछ एक नेताओं को रोज पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ाओं को जब वो जगजाहिर करते हैं तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता और रामद्रोही चरित्र इस देश के सामने आता है और इसीलिए कांग्रेस आज 400 से 40 पर है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है जिसे राम से बैर है। दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। रावण वंशज है कांग्रेस, रावण वंशज है कांग्रेस। एक तरफ पूरा देश उत्सव और उत्साह के मूड में है, पूरा देश राम के रंग में रंगा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं। मौका ठीक चुनाव से पहले का है, लिहाजा इनके फायदे और नुकसान भी हैं। राम पर हो रही ये सियासत किसे फायदा पहुंचाती है और किसे नुकसान, ये तो राम ही जाने। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की किरकिरी जरूर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए आम जनता से सुझाव मांग रही है। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। लोग सीधे वेबसाइट के जरिए घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं और इसके लिए कांग्रेस अलग अलग स्थानों पर गोष्ठियां कर जनता से सुझाव लेगी। इसके पीछे कांग्रेस का असली जो मकसद है वो आम जनता को कांग्रेस से जोड़ना है। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नए सिरे से खड़े होने की जुगत में लगी है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और कार्यकर्ता निराश। जनता भी कांग्रेस से दूर खड़ी नजर आ रही है।
ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने कार्यकर्ताओं और जनता को साथ जोड़ने के लिए नई रणनीति बनाई है। हाथ को मजबूत करने मेगा प्लान। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए जनता से मांगे सुझाव। मैनिफेस्टो के जरिए जनता के मन तक पहुंचने की कोशिश। किसान और युवा पर कांग्रेस का खास फोकस। पार्टी के एजेंडे में मजबूत और व्यापारी भी। घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी के साथ करेंगे बैठक। गोष्ठी करके जानेंगे जनता के मन की बात। जनता से सीधे जुड़ने के लिए मांगे ऑनलाइन सुझाव। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी लिए जाएंगे सुझाव। 2019 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गरीबी मिटाने, रोजगार, किसान, आदिवासी, भ्रष्टाचार की जांच समेत कई मुद्दे उठाए थे। अब 24 के महासंग्राम से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए देश की जनता से सुझाव ले रही है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बन रही रणनीति पर तंज कस रही है। ये एक स्वस्थ परंपरा है, चूंकि घोषणा पत्र जनता के लिए होता है। जो जनता का अभिमत हमें चाहिए ही। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो 5 नेता बैठ गए, उन्होंने जो लिख दिया या किसी से लिखवा लिया वो मैनिफेस्टो। हमारा मैनिफेस्टो एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर था, समाज को समर्पित था, जनता को समर्पित था। हम में कहीं स्वार्थ की बूंद नहीं थी। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले आज़ादी के 75 सालों में लगभग जो 50 साल सरकार रही, उनके मैनिफेस्टो लागू नहीं करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। तब किसी तरह के सुझाव जनता कांग्रेस को देने वाली है। राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करने की योजना बना रही है। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस कहीं न कहीं लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की चाहत है कि 24 के महासंग्राम में वो पूरी ताकत के साथ रणभूमि में उतरे। इसके लिए सबसे बड़ा टास्क लोगों को पार्टी से जोड़ना है। कांग्रेस फिलहाल उसी राह पर आगे कदम बढ़ाती दिख रही है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने के लिए तैयारियों में जुटी है। चुनाव से पहले भाजपा मिशन 24 को लेकर हर वर्ग पर फोकस कर रही है। चुनाव में आदिवासी वोटर्स निर्णायक होंगे। जीत हार में आदिवासी बड़ा फैक्टर साबित होंगे। तो आदिवासियों के प्रभाव वाली लोकसभा सीटों पर अब पार्टी की नजर है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही जीत का नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, तो कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन 66 में से 22 सीटें कांग्रेस को आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों से मिली है। ज्यादातर सीटों पर जीत का अंतर 1,500 वोटों का रहा। मालवा निमाड़ की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 22 सीटों में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। प्रदेश की कुल 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 24 सीट भाजपा को और 22 कांग्रेस को, एक भारत आदिवासी पार्टी को मिली। लोकसभा चुनावों से पहले बम्पर जीत के लिए भाजपा इन सीटों पर पैनी नजर रखे हुए है। ओबीसी के साथ ही अब बीजेपी आदिवासियों को साधने में जुट गई है। विशेष जनजातियों पर बीजेपी की नजर। विधानसभा में आदिवासी इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग। आदिवासी वोटर्स से खुलेगा सत्ता का द्वार। एमपी में आदिवासियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा। विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित। 84 सीटों पर जीत हार में असर डालता है आदिवासी वोटर। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें SC/ST के लिए आरक्षित, 4 सीटें SC तो 6 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर फोकस को लेकर बीजेपी का कहना है कि फोकस तो है पर वोट पर नहीं, समाज के विकास पर। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ट्राइबल वर्ग को लेकर भाजपा की घोषणाएं जुमलों से आगे नहीं बढ़ पाती। कांग्रेस खुद को इंदिरा राज से आदिवासियों की हितैषी बता रही है। देखिए, जनजातीय समाज के विकास भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धताओं में से है, तो इसलिए फोकस तो है पर सीटों पर नहीं, उस समाज के विकास के लिए। तो जब जब हमारी सरकारें रहीं, वहां पर जनजातीय मंत्रालय से लेके, आयोग से लेके, पैसा एक्ट और घर घर राशन व्यवस्था भी हमने ही उस समाज के महानायकों को स्थापित भी हम ही ने किया।
भागा, बैरिया, ये जितनी भी बहनें हैं उनको सम्मान भी भाजपा की सरकारों ने दिलाया। इसलिए पहले दिन से मोहन सरकार की प्रतिबद्धताओं में ये शामिल है और मोदी जी की गारंटी को आदिवासी समाज को विकसित करके पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। घोषणाएं ट्रैवल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शाब्दिक जुमलों में ही तब्दील हुई हैं। इसके पहले भी जितनी घोषणाएं हुई, कांग्रेस आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के वक्त से आदिवासियों की हितैषी रही है और यही कारण रहा कि आदिवासियों के दिलों में कांग्रेस और उसका चुनाव का चिन्ह और इंदिरा गांधी जी का स्मरण आज भी कायम है। इन इलेक्शनों को कैसे जीता गया एवरीबॉडी नोज, मगर इसके पहले भी जो इलेक्शन हुए थे तो 47 में 35 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी आदिवासी लोगों की, और आज भी हम आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई, जिनमें सैलाना में सबसे ज्यादा 90.10% वोट पड़े थे, तो कई क्षेत्रों में 80% से ज्यादा वोट पड़े। अभी भी आदिवासी क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, जिनमें सेंध लगाने की तैयारी भाजपा कर रही है। यदि भाजपा अपने प्लान के मुताबिक चली तो कांग्रेस को अपना आदिवासी वोट बैंक बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। इस बीच राम जी के ननिहाल यानी कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रोजेक्ट की जांच कराने की बात कही है। तो आखिर क्या है ये पूरा मसला और क्यों मचा इसे लेकर बवाल, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ बनाने का फैसला लिया था। इसमें वो स्थान शामिल थे जहां प्रभु श्री राम ने वनवास का समय गुजारा था। अब इसको लेकर प्रदेश का सियासी तापमान हाई है। साय सरकार राम वन गमन पथ में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा और क्या जवाब आया, ये जाने। उससे पहले जान लेते हैं क्या है छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट। प्राचीन धर्म ग्रंथों में छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश कहलाता है। कौशल प्रदेश भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में राम को भांजा यानी भांजा मानते हैं। वनवास का सबसे ज्यादा समय भगवान ने यहीं बिताया। कोरिया से लेकर कोंटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले। भगवान राम ने यहाँ 12 चतुर्मास भी किए। सरगुजा से सुकमा तक श्री राम से जुड़े कई स्थान हैं। इन स्थानों से जुड़ी हैं लोक आस्थाएं। राम जिन 9 जिलों से होकर गुजरे उस पथ के 75 स्थान चिन्हित किए गए हैं। कांग्रेस सरकार ने तैयार किया था राम वन गमन परिपथ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पर खर्च होने थे 137 करोड़ 45 लाख रुपए। राम वन गमन परिपथ प्रोजेक्ट पिछली सरकार की फ्लैगशिप योजना रही, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठाती आ रही थी। बीजेपी ने न सिर्फ प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बल्कि गलत स्थानों को चिन्हित करने की भी बात कही। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब इस प्रोजेक्ट की जांच करने की बात कही है। सरकार की तरफ से जांच की बात सामने आते ही कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर गलती हुई है तो जांच कराएं। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सभी लोग जो अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और जो भी वहां पर पूजा पाठ अर्चना होगा अयोध्या में, सब उनको समय मिले, उसको देख पाएं और कोई ना कोई उत्सव में शामिल हो सकें, इस उद्देश्य से है। चलिए, धन्यवाद। क्या कार्यक्रम? हम उस दिन शिवरी नारायण में रहेंगे। बहुत सारी भर्तियां हैं, मतलब आज इतने रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सियासत है जहां हर मसले पर सियासत होती है। छत्तीसगढ़ में अब मोदी की गारंटियों पर सियासत हो रही है। बीजेपी गारंटियों को पूरा करने का दम भर रही है तो कांग्रेस गारंटियों को खोखला बताने में जुटी है। तो आखिरकार क्यों हो रही है सियासत, आइए जानते हैं।
2023 विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटियों की गूंज रही, तो अब लोकसभा चुनाव से पहले इन गारंटियों पर छत्तीसगढ़ में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का फोकस इन गारंटियों को पूरा करने पर है, तो कांग्रेस इन्हें वादा खिलाफी की गारंटियां बता रही है। मोदी की गारंटियों पर हो रही सियासत से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो गारंटियां कौन सी है जिन पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। मोदी की गारंटी 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, महतारी वंदन योजना की गारंटी, महिलाओं को साल में 12,000 रुपए का वादा, 18 लाख पीएम आवास बनाने का वादा, तेंदुपत्ता की खरीद प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,500 रुपए का बोनस, भूमिहीन खेत मजदूरों को साल में 10,000 रुपए, अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना। ये वो गारंटियां हैं जिनकी चर्चा चुनाव में खूब हुई। जनता ने मोदी की गारंटियों पर मुहर लगाई और बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन अब कांग्रेस इन्हें मोदी की वादा खिलाफी गारंटी बता रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा 10 साल में पूरा नहीं किया, ना 15 लाख मिले, ना युवाओं को नौकरियां, और अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा नहीं कर पा रही है। निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी मतलब वादा खिलाफी की गारंटी, वादा खिलाफी का दस्तावेज, क्योंकि मोदी जी खुद एक झूठों के सरताज हैं, तो यदि उनके नाम पे कोई गारंटी लाई जाएगी तो कैसे पूरी होगी। मोदी की गारंटी का मतलब ही है वादा पूरा नहीं करने की गारंटी। कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर निशाना साधा तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बातों पर अब ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 5 साल तक कांग्रेस ने जनता को ठगा, आज मोदी की गारंटी लोगों तक पहुंच रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अब तो कांग्रेस की बातों पर आप लोगों को ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को जैसे ठगा लूटा, और आज जब मोदी की गारंटी लोगों तक जा रही है उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी सोच नहीं है जनहित और जनता के हित में काम हो, वो तो कभी करने की कल्पना नहीं कर सकते। आज जब हमारी सरकार काम कर रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी सरकार का फोकस मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर है। कैबिनेट की बैठक में कई गारंटियों पर फैसला भी हो चुका है और बाकी भी जल्द पूरी करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है, तो हर मसले पर सियासत होने की भी तो गारंटी है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। चुनाव के लिए एआईसीसी ने देश भर में चंदा जुटाने के लिए डोनेट फॉर देश ये कैंपेन चलाया, लेकिन ये कैंपेन छत्तीसगढ़ में फिसड्डी साबित हो रहा है। क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस और बीजेपी, आखिरकार क्यों है हमलावर, आइए जानते हैं। डोनेट फॉर देश, छत्तीसगढ़ में पिछड़ी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस चंदा इकट्ठा कर रही है। इसके लिए डोनेट फॉर देश नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की ज्यादा रुचि नहीं दिख रही। छत्तीसगढ़ में ये कैंपेन बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ चंदा देने के मामले में 10वें नंबर पर है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश चौथे पायदान पर है। तो चलिए पहले डोनेट फॉर देश कैंपेन को समझ लेते हैं। चुनावी खर्चों के लिए क्राउड फंडिंग कर रही कांग्रेस। 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कैंपेन शुरू किया। 18 साल से ऊपर के लोग पार्टी को चंदा दे सकते हैं। 138 रुपए, 1,380 रुपए दे सकते हैं चंदा। 13,800 रुपए और 1,38,000 रुपए का भी दिया ऑप्शन। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का अकाउंट खाली है, जिसके चलते नेता और कार्यकर्ता कैंपेन से दूरी बना रहे हैं। हालांकि नेता स्थिति को बेहतर बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सनातन का विरोध करने के चलते कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो रहे हैं।
देखिए, क्राउड फंडिंग के लिए कांग्रेस पार्टी का जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, हम 10वें नंबर पे हैं, तो ये बेहतर स्थिति है और लगातार अभी यह प्रक्रिया चल रही है। लोग क्राउड फंडिंग में भरपूर योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और बिखरी हुई दिखेगी और जो लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का हाल, वो अब कांग्रेस से दूर हो रहे हैं, क्योंकि सनातन से कोई दूर नहीं हो सकता, इसलिए वो दल से दूर हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कार्यकर्ता निराश है। यही वजह है कि किसी भी कार्यक्रम या अभियान से कार्यकर्ताओं की बेरुखी साफ झलक रही है। अब देखना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे चार्ज करती है और डोनेट फॉर देश जैसे कैंपेन को सफल बना पाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो हमारे खास पेशकश 24 का चक्र में फिलहाल के लिए इतना ही, और दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर भी आपको देते जाते हैं। मध्य प्रदेश के खबरों के लिए अब बंसल न्यूज 2 नए बुलेटिन लेकर आ रहा है। आप शनिवार से दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे देख सकते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें। एक बार फिर से टाइम आप नोट कर लें, शनिवार से दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें।